गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का मॉडल पेपर क्लास 12 के लिए। क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में बायो के क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं उसके बारे में जानेंगे हम लोग। देखिएगा, बायो का जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना है 70 नंबर के लिए बोर्ड एग्ज़ाम होता है और 30 नंबर प्रैक्टिकल का मार्क मिलना है। तो 70 नंबर का जो बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले तो ऑप्शनल क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन होंगे और उसमें ऑप्शन दिया होगा, उस पर क्लिक करना है। दूसरा क्वेश्चन होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो भी 1-1 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें 4-5 क्वेश्चन पूछेगा। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है और शॉर्ट आंसर टाइप तीसरा भी रहता है और चौथा भी, ये शॉर्ट आंसर टाइप ही होते हैं। उसके बाद 5वां, 6वां और 7वां, यह तीनों जो है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आपके ऑप्शनल क्वेश्चन से कि सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो हमको देखने को मिलेगा वह रहेगा ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, जिसमें रहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन करें। ये पहला क्वेश्चन होगा आपका और इस पहले में ABCD करके देगा, चाहे 1-2 करके देगा। पहला का पहला क्वेश्चन मैं जो बनाया हूं उसके अकॉर्डिंग कि मनुष्य में अधिकतम तथा न्यूनतम जीन किस गुणसूत्र पर उपस्थित हैं। क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में अधिकतम तथा न्यूनतम जीनों की संख्या मनुष्य में अधिकतम तथा न्यूनतम जीनों की संख्या किस गुणसूत्र पर उपस्थित है। कौन से ऐसे क्रोमोसोम हैं जिन क्रोमोसोम पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन और मिनिमम नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं आप जानते हैं कि मानवों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसमें कौन सा ऐसा क्रोमोसोम है जिस पर जीनों की संख्या सबसे ज़्यादा है और फिर किस पर जीनों की संख्या सबसे कम है, इसको बताना है। और ऑप्शन में क्या क्या है देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। पहला ऑप्शन दे रहा है कि गुणसूत्र 21 और Y। बी ऑप्शन है गुणसूत्र 12 और Y। तीसरा है गुणसूत्र 1 तथा Y और चौथा ऑप्शन है गुणसूत्र X तथा Y। कौन सा क्रोमोसोम ऐसा है जिस क्रोमोसोम पर जीनों की संख्या मैक्सिमम और मिनिमम पाया जाता है। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट एट फर्स्ट क्रोमोसोम। पहला जो क्रोमोसोम है उस पर जीनों की संख्या सबसे अधिक होती है और जीनों की संख्या सबसे कम जो है वो Y क्रोमोसोम पर होता है। और आप इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन है सी वाला। क्वेश्चन में पूछा गया था कि मनुष्य में अधिकतम तथा न्यूनतम जीनों की संख्या किस गुणसूत्र पर उपस्थित है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि सबसे अधिकतम जीनों की संख्या गुणसूत्र 1 पर है और सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम जीन प्रेजेंट है Y क्रोमोसोम पे।
ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन, आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन किसके द्वारा होता है? आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन कौन करता है, चाहे किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है पहला एडिनिन, बी है ग्वानिन, सी है यूरेसिल और डी है साइटोसिन। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि आरएनए अणु है, तो आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन किसके द्वारा होता है, माने थायमीन के स्थान पे कौन सा बेस जुड़ता है। तो आपको पता होगा कि अगर डीएनए का केस हो तो एडिनिन थायमीन से जुड़ता है, लेकिन आरएनए के केस में थायमीन रिप्लेस हो जाता है और थायमीन के जगह पे यूरेसिल ऐड हो जाते हैं। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि आरएनए अणु में थायमीन बेस के जगह पे यूरेसिल बेस आता है। क्लियर है? यहाँ से एक चीज़ और आपको मैं बताऊं, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जो एडिनिन बेस है वह एडिनिन बेस और थायमीन बेस में जो बाइंड बनते हैं उसमें हाइड्रोजन बाइंडिंग की संख्या कितनी होती है। तो एडिनिन और थायमीन के बीच में जो हाइड्रोजन बाइंडिंग बनते हैं उसमें बाइंडिंग की संख्या 2 होती है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन में हाइड्रोजन बाइंडिंग की संख्या 3 होती है। क्लियर हो पा रहा है? चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम समझते हैं कि कैंसर रोग के कारक को कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कैंसर रोग के कारक को ऑप्शन में है म्यूटाजेंस, बी ऑप्शन है इंटरफेरान, सी ऑप्शन है कार्सिनोजेन और डी ऑप्शन है ट्यूमर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? कैंसर रोग का कारक यानी वह फैक्टर जिसके वजह से कैंसर होता हो, उस फैक्टर को किस नाम से हम जानते हैं? 4 नाम दिया है, म्यूटाजेंस, इंटरफेरान, कार्सिनोजेन और ट्यूमर। तो ट्यूमर आप समझते हैं कि ट्यूमर का मतलब गांठ होता है। हमारे शरीर में कहीं भी गांठ बन रहा है उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। यह ट्यूमर 2 तरह के हो सकते हैं, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर हमारे शरीर में कहीं ट्यूमर बने और वह एक स्थान पर फिक्स बना रहे तो वह बेनाइन ट्यूमर है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो ट्यूमर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र हो सकता हो, जो हमारे शरीर के विभिन्न स्थानों पर फैल सकता है। ऐसे ट्यूमर को मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। आप इंटरफेरान के बारे में भी जानते हैं कि इंटरफेरान क्या है? एक विशेष तरह का प्रोटीन है जो वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। और कार्सिनोजेन, जेन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, कार्सिनो वर्ड लिया गया है कैंसर से। कैंसर को प्रोड्यूस करने वाले कारकों को हम कार्सिनोजेन कहते हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा
कह रहा है कि 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? देखिएगा, शानदार सवाल है ये। ऑप्शन में दिया है 400, 100, 50 और 200। क्वेश्चन क्या है? आप लोग पढ़े होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, चाहे माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु। लघु बीजाणु बनते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, और यह लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाया जाता है पोलन सेक में। और पोलन सेक में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती हैं, जब उनमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो एक कोशिका 4 कोशिका में टूटती है। एक कोशिका कितने कोशिका में टूटती है? 4 कोशिका में। और हमको टोटल लघु बीजाणु कितना चाहिए? 200। तो आप बताइए, अगर एक सेल 4 सेल में बंट रहा हो तो 200 सेल अगर हमको चाहिए तो 50 चाहिए हमको मियोसिस डिवीजन। कितना मियोसिस डिवीजन चाहिए? 50। क्योंकि एक सेल कितने सेल में टूटता है मियोसिस में? 4 सेल में। 50 चौको 200 आराम से मिल जाएंगे। ये आपका 4 MCQ क्वेश्चन हो गया। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप होता है, शॉर्ट नहीं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये दूसरा होता है हमारा। इसमें भी 4-5 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? देखिएगा, अनिषेक फलन शब्द जो बना है वह पार्थेनोजेनेसिस शब्द से मिलकर बना है। पार्थेनोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के जो ओवरी होता है वह ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। जैसे सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि जब सीड का निर्माण हो रहा होता है तो उस दौरान जो ओवरी है वह ओवरी मैच्योर हो जाता है फ्रूट में। लेकिन आप भी जानते हैं कि सीड तो तब बनेगा जब पहले फर्टिलाइजेशन होगा, पहले निषेचन होगा। बहुत से ऐसे फल हैं जिसमें बिना निषेचन हुए ही जो गर्भाशय है, जो अंडाशय है, जो ओवरी है, वह ओवरी कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। और बिना निषेचन के अंडाशय का फल में परिपक्व होने की जो प्रक्रिया है उसी को अनिषेक फलन कहा गया, पार्थेनोजेनेसिस कहा गया। पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल है पाइनएप्पल है, बनाना है। इन सब में पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, बिना सीड बने ही ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। क्लियर है? फिर देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन इसमें है, स्व अयोग्यता क्या है? स्व अयोग्यता क्या है? स्व अयोग्यता से मतलब होता है सेल्फ इनफर्टिलिटी, भी हम इसको बोल सकते हैं। स्व अयोग्यता का मतलब है कि कोई फ्लावर है और उस फ्लावर के शारीरिक बनावट में
कुछ इस तरह की समस्या है कि उसका पराग कण उसके वर्तिकाग्र पर गिरने में सक्षम नहीं है। स्व अयोग्यता वह दशा है जिसमें किसी पौधे के पुष्प में इस तरह की संरचना में अव्यवस्था हो जाती है कि उसका पराग कण उसके वर्तिकाग्र पर गिरने में, यानी परागण उस पर नहीं हो पा रहा है। किसी पुष्प में इस तरह की अव्यवस्था उत्पन्न हुई हो कि वह पुष्प का पराग कण उसके वर्तिकाग्र पर न गिर पाए, यहाँ यानी कि वहाँ पर स्वपरागण न हो पाए, तो वह जो दशा है उस दशा को स्व अयोग्यता कहा गया है। क्लियर है? स्व अयोग्यता के बाद देखिए एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। वेरी शार्ट आप देखें, पहले ही लिखे हैं कि अति लघु उत्तरी है, एक एक नंबर के प्रश्न है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि अपरा का कार्य बताइए। अपरा का कार्य बताइए। अपरा को अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू प्लासेंटा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा? अपरा का क्या कार्य है? तो आप समझेंगे कि प्लासेंटा है क्या। जब कभी एम्ब्रियो बेबी में डेवलप हो रहा है तो एम्ब्रियो को बेबी में डेवलप होने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, और वह न्यूट्रिशन उसको मिलता है मदर्स बॉडी से। और मदर्स बॉडी से कैसे मिलता है? तो माता के गर्भाशय से, मदर के यूटरस से एक ट्यूब, एक पाइप बेबी के शरीर से जुड़ा होता है एब्डोमिनल रीजन में, जिसको जन्म के बाद काट दिया जाता है। उसी संरचना को अपरा कहा जाता है। और वह जो अपरा है, वह अपरा शिशु को गर्भावस्था के दौरान पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ शिशु के शरीर में जितने टॉक्सिक वेस्ट बनते हैं, वह सारे टॉक्सिक वेस्ट अपरा के माध्यम से ही माता के शरीर में चले जाते हैं और वहाँ से उत्सर्जित किए जाते हैं। इसके साथ साथ हमें जानना होता है कि प्लासेंटा जो है वह कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जो प्रेगनेंसी होल्ड करने में सहायक है, चाहे बेबी के ग्रोथ के लिए सहायक है। तो प्लासेंटा का मुख्य 3 कार्य याद रखिएगा: पोषण में, उत्सर्जन में, और मेंटेनेंस ऑफ बेबी, बेबी के मेंटेनेंस को बनाए रखने में। चाहे आप कह सकते हैं हार्मोनल सिक्रीशन में, हार्मोन्स के स्राव में, उत्सर्जन में, पोषण में, इन सब में सहायक है प्लासेंटा। ठीक है। प्लासेंटा के बाद क्वेश्चन है कि नर में वृषण शरीर से बाहर क्यों स्थित होते हैं? शरीर से बाहर क्यों स्थित होते हैं? आप लोग पढ़े होंगे अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको बताया गया होगा कि मेल में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन है वह टेस्टिस है, और टेस्टिस की संख्या 2 है, जो हमारे उदर गुहा से बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैलीनुमा संरचना स्क्रोटम में स्थित है। तो इसको शरीर से बाहर स्क्रोटम में लोकेट करने की क्या आवश्यकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आपको इसका आंसर ये समझना है कि स्क्रोटम जो है वह बॉडी टेम्परेचर को लगभग 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज करता है। यानी स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, और वह टेम्परेचर स्पर्म मैचुरेशन के लिए सबसे बेटर होता है। तो आप यहाँ पे आंसर में ये कह सकते हैं, शरीर से बाहर स्थित करने का सिर्फ कारण एक ही है कि वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, स्क्रोटम का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए इसको शरीर से बाहर लोकेट किया गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, IUD क्या है? IUD पांचवा क्वेश्चन है, IUD क्या है? देखिए, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, IUD कहे चाहे IUCD भी कह सकता है, IUCD इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, कंट्रासेप्टिव डिवाइस।
IUCD क्या है देखिएगा, ऐसे डिवाइस जो बर्थ कंट्रोल करने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रेंड डॉक्टर या नर्स की सहायता से फिक्स कराया जाता है, ऐसे डिवाइसेस को IUCD कहते हैं। और यह डिवाइसेस स्पर्म को ओवम से फर्टिलाइज होने से रोकती हैं। वह डिवाइस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिट कराया गया है ट्रेंड डॉक्टर या नर्स की सहायता से, और वह डिवाइस करता क्या है, स्पर्म को ओवम से फ्यूज होने से रोकता है। स्पर्म को ओवम से फ्यूज होने से रोकता है, ऐसे डिवाइस को इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस बोल रहे हैं। और इस प्रकार आप लोग अति लघु का भी 5 क्वेश्चन देख लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि यौन संचरित रोग से आप क्या समझते हैं? यौन संचरित रोग से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? STD इसको हम बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। लैंगिक संचरित रोग देखिए क्या है, वह सभी रोग जो सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उन्हीं रोगों को लैंगिक संचरित रोग कहते हैं। लैंगिक संचरित रोग में आपको बताया गया है गोनोरिया, सिफिलिस, AIDS, ये सभी रोग जो हैं यह STD हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। गोनोरिया के बारे में आपको बताया गया कि गोनोरिया जो है यह बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो निजेरिया गोनोरिया, जीवाणु का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है जिससे होता है। वैसे ही जो सिफिलिस है वह सिफिलिस ट्रिप्नोमा पैलिडम जो जीव है, जो जीवाणु है, उससे होने वाला रोग है सिफिलिस। और AIDS के बारे में आप जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, जो HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। और यह वायरस जब कभी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो मनुष्य की प्रतिरक्षा को नष्ट कर देता है, उसमें जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको नष्ट कर देता है, जिसके कारण जब कभी कोई दूसरा जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी प्रतिरक्षा उसको मारने में सक्षम नहीं होती है, और उस दूसरे जो सेकेंडरी जो इन्फेक्शन हुआ है उस सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? तो STD के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, पर्याप्त होगा इतना बताना। दूसरा क्वेश्चन है इसका कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? एक संकर क्रॉस क्या है? व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं और क्लास 12th में भी आपको पढ़ाया गया है कि मेंडल साहब वंशागति का नियम देने से पहले उद्यान मटर पे पाइजम सेटिवम पर अनेकों प्रयोग किए, और अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने 3 नियम दिया, प्रभाविता का नियम, शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। और यह नियम देने के लिए उन्होंने प्रयोग कराया, और उस प्रयोग में भी एक प्रयोग आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। उसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछा जा रहा है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ था बाबू, एक जोड़ी विपरीत लक्षण का क्रॉस कराया मंडल साहब ने। एक जोड़ी विपरीत लक्षण में उन्होंने शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे के साथ कराया। शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस, शुद्ध लंबे पौधे का जो जीन है वो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और शुद्ध बौने पौधे का जो जीन है उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका क्रॉस कराएंगे जब हम, तो क्रॉस कराएंगे तो पहला टी इसके स्मॉल टी से रिएक्ट होगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी
स्मॉल टी। यह जो जीव बन रहे हैं इन जीवों को कहा गया F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। और मेंडल साहब ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब शुद्ध लंबे पौधे का शुद्ध बौने पौधे के साथ कराए तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में जितने पौधे हुए वो सभी पौधे टाल हो रहे थे, सभी पौधे लंबे हो रहे थे। तो उस समय उन्होंने कहा कि जब कभी कोई संतति है तो उस संतति में जो जीन पाए जा रहे हैं उस जीन के जोड़े में से एक जोड़ा मेल पेरेंट का और एक जो है कि उसमें से फीमेल पेरेंट का जीन है। किसी एक जोड़े का जो जीन है उसमें एक जीन मेल पेरेंट का है और एक जीन फीमेल पेरेंट का है, और दोनों में से जो जीन डोमिनेंट होगा, जो जीन प्रभावी होगा, उसका लक्षण जीव में दिखाई देगा। और यही मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और इसके बाद ये जो प्रथम पीढ़ी के जीव उत्पन्न हुए, इन प्रथम पीढ़ी के जीवों का इन्होंने स्व क्रॉस कराया, सेल्फ क्रॉस कराया। और सेल्फ क्रॉस कराए तो उस समय इन्होंने कुछ अलग रिजल्ट देखा। क्या है रिजल्ट वो थोड़ा देखिए। इन्होंने देखा कि यह भी पौधा लंबा है और यह भी पौधा लंबा है, और जब इसका क्रॉस करा रहे हैं तो उस समय फिनोटाइप हम देख रहे हैं कि 3 पौधे हमको ऐसे मिल रहे हैं जो लंबे हैं और एक पौधा मिल रहा है जो बौना है। तो आखिर जब 2 लंबे जीव हैं तो जो 2 लंबे जीवों से बनने वाला जीव भी लंबा होना चाहिए। फिरですअंदर ये रिसेसिव कैरेक्टर कहाँ से आ गया, तो उसके बारे में बताते हैं कि जब कभी जीन जो अप्रभावी जीन है वो अपने जैसा जीन के साथ होगा तो अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। और यह जो चौथा कंडीशन हम देख रहे हैं कि यह भी रिसेसिव था, ये भी रिसेसिव था, दोनों रिसेसिव एक साथ मिले हैं, यहाँ लक्षण प्रदर्शित हुआ है। तो अगर आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है तो आप क्या बताएंगे कि एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का क्रॉस कराया गया तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा गया। और क्रॉस में कराया क्या गया, शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हो रहे हैं। फिर प्रथम पीढ़ी के पौधों का स्व क्रॉस कराया, यानी अपने आप से क्रॉस कराया गया, माने उसी पीढ़ी के जीवों का उसी पीढ़ी के जीवों के साथ क्रॉस कराया गया। तब देखा गया कि 75% पौधे लंबे हो रहे हैं और 25% पौधे बौने हो रहे हैं। वहाँ से फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिनोटाइप रेशियो का मतलब होता है कि किसी जीव में फिजिकली जो कैरेक्टर अपीयर हो रहा है वह उसका फिनोटाइप है, और जीनोटाइप का मतलब होता है कि उसके जीन की संरचना कैसी है वह उसका जीनोटाइप होता है। फिनोटाइप रेशियो अगर पूछा जाए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या है, तो लंबे पौधे असंबंध है बौने पौधे, यानी टाल प्लांट रेशियो ड्वार्फ प्लांट 3:1 का मिलता है, यानी टाल प्लांट 3 और ड्वार्फ प्लांट 1। फिर अगर जीनोटाइप रेशियो पूछा जाए तो जीनोटाइप रेशियो में हम लिखते हैं कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी और रेशियो स्मॉल टी। और ये रेशियो क्या मिलता है, 1 मिलता है, ये 2 मिलता है और ये 1, 1:2:1। यह जो है यह जीनोटाइप रेशियो होता है। पर्याप्त है इतना मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में अंतर। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर बताइए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, समझने का प्रयास करिए। वो यह जो न्यूक्लियोसाइड है यह वर्ड बना है 2 चीज से, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, यह 2 चीज़ें जब मिलती हैं तो उस समय जो संरचना बनेगा वह न्यूक्लियोसाइड है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, यह बना है 3 चीज़ों से, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फास्फेट। 3 चीज बाबू, नाइट्रोजिनस बेस
पेंटोज शुगर और फास्फेट, 3 चीज़ें जब आपस में मिलेंगी तो वह न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। आप यह भी कह सकते हैं, अंतर समझाने से सबसे बेटर है कि हम बता दें कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट, यानी अगर न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जुड़ जाए तो उस समय जो संरचना बनेगी वही संरचना क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अगला सवाल है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वह तकनीक है जिसमें किसी भी जीव के शरीर के किसी भी सेल से उसके डीएनए का सीक्वेंस का पता लगाया जा सकता है। अब उस सेल में हम ब्लड ले सकते हैं, स्किन ले सकते हैं, हेयर ले सकते हैं, स्पर्म सेल ले सकते हैं, और अगर किसी जीव का यह सेल मिल जाए तो हम उसके डीएनए का सीक्वेंस जान लेते हैं, और डीएनए का सीक्वेंस जान करके हम उससे मैच कराते हैं और बड़ी आसानी से अपराधों का पता लगाया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मुख्य रूप से रैपिस्ट का पता लगाने में, अपराधियों का पता लगाने में, और किसी के पेरेंट्स के बारे में पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। और यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो है, यह टेक्निक फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए हैं एलेक्स जेफरी, 1984 में डिस्कवर किए हैं। और इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, ये पूरा इसका स्टेप है, आपको डिटेल बताना नहीं है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, पूरा इसमें लंबा समय लगेगा मुझे बताने में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो टेक्निक है उसमें किसी व्यक्ति से सेल ले करके और उस सेल से हम उस सेल को डाइजेस्ट कराते हैं। डाइजेस्ट कराने के बाद उसके डीएनए का जो सीक्वेंस मिलता है, उस डीएनए के सीक्वेंस को हम पेपर पे ऑब्टेन करते हैं, और उसके बाद फिर से जो विक्टिम होता है, जो अपराधी व्यक्ति होता है, उसके शरीर का सेल लेकर के उसे हम मैच कराते हैं, और तब वहाँ से हम पता लगा पाते हैं कि सीक्वेंस उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही तकनीक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो अपलोड किया जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, शॉर्ट आंसर का दूसरा वाला पैटर्न। ये तीसरा क्वेश्चन तक अभी तक था। चौथा क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट आंसर टाइप ही होता है, शॉर्ट आंसर टाइप। ये सेकंड केस है शॉर्ट आंसर का, और इसमें भी 4-5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे, सहजीविता क्या है तथा लाइकेन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज सिम्बायोसिस। देखिएगा, सहजीविता क्या है, दो जीवों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें दो जीव साथ साथ रहें और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं, तो वह जो संबंध है उसी संबंध को सहजीविता संबंध कहते हैं। सहजीविता संबंध का एक एग्जाम्पल है लाइकेन, और यह जो लाइकेन होता है बहु, यह लाइकेन एल्गी और फंगस, एल्गी और फंगस दो जीव एक साथ रहते हैं जब, तो उन्हीं जीवों का जो सहजीविता संबंध है उसी को लाइकेन कहा गया है। फंगस जो है वह सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड कराते हैं एल्गी को, और एल्गी में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसके वजह से वह फोटोसिंथेसिस करा पाते हैं। तो फंगस अवेलेबल करा रहे हैं वाटर मिनरल्स एल्गी को, और एल्गी में क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से वह फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, और फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट वो फंगस को भी प्रोवाइड करा रहा है। और इस तरह दो जीव साथ साथ रहते हुए एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, और यही जो संबंध है शैवाल का और कवक का,
उसी संबंध को लाइकेन कहा गया है। सहजीविता के अन्य उदाहरण भी हैं। आप जानते हैं कि लेगुमिनस प्लांट जो हैं, दलहन पौधे जो हैं, उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, नॉस्टॉक, एनाबिना, ये सब पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में फिक्स करते हैं, नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, और वह नाइट्रेट पौधे के लिए मुख्य भोजन होता है। और पौधा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, उसमें जो फूड बनाता है वह बैक्टीरिया को प्रोवाइड कराता है। और इस तरह बैक्टीरिया और प्लांट दोनों एक दूसरे से फायदे में हैं। वहाँ पर भी जो संबंध देखने को मिल रहा है वो सहजीविता संबंध है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलर्जी एंड ऑटो इम्यून डिजीज। दूसरा क्वेश्चन है, एलर्जी तथा ऑटो इम्यून डिजीज, एलर्जी तथा ऑटो इम्यून डिजीज में क्या अंतर है। तो देखिएगा, शानदार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। एलर्जी क्या है? हमारे शरीर की हाइपर सेंसिटिविटी। हमारे शरीर की हाइपर सेंसिटिविटी से मतलब है अति संवेदनशीलता। हमारा शरीर किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट जरूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स देने लगे तो वह कंडीशन एलर्जी है। जैसे एक सामान्य सा एग्जाम्पल है कि कहीं धूल कण उड़ रहे हो, धुआं आ रहा हो, तो उस समय खांसी आना, छींक आना स्वाभाविक है, हमारे शरीर का लोकल रेस्पॉन्स है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ज़रूरत से ज़्यादा खांसी आने लगा, ज़रूरत से ज़्यादा छींक आने लगा, उस व्यक्ति को एलर्जी है। उसका शरीर हाइपर सेंसिटिव है उस सब्सटेंस के अगेंस्ट। शायद आप एलर्जी को समझ पा रहे होंगे। एलर्जी क्या है? हमारे शरीर की हाइपर सेंसिटिविटी, हमारे इम्यून सिस्टम का ज़रूरत से ज़्यादा काम करना, ये है एलर्जी। और ऑटो इम्यून डिजीज जो है उसमें हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिरक्षा हमारे सेल को ही एंटीजन समझ के मार रही हैं। ऑटो इम्यून डिजीज में हमारा शरीर, हमारी प्रतिरक्षा ही हमारे शरीर को नष्ट कर रहा है। जब कभी हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं हमारी कोशिकाओं को नष्ट कर रही हों तो उस समय जो डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है उस डिसऑर्डर को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा गया है। क्लियर है? देखिए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का संगठन, बायोगैस का संगठन लिखिए तथा इसका उपयोग बताइए। What is the composition of biogas and its uses? बायोगैस का कंपोजिशन क्या है और उसका यूज क्या है, ये समझाना है। तो देखिएगा, बायोगैस क्या है? मेथेनोजेन बैक्टीरिया के हेल्प से बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से फाइंड किया जाता है बायोगैस। और यह जो मेथेनोजेन बैक्टीरिया हैं, यह सेलुलोज कंटेनिंग सब्सटेंस, वह सभी वस्तुएं जिनमें सेलुलोज उपस्थित हों, उन वस्तुओं पर क्रिया करते हैं मेथेनोजेन बैक्टीरिया और उनको कन्वर्ट करते हैं मुख्य रूप से मेथेन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन सल्फाइड में, हाइड्रोजन में, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं। मुख्य अवयव जो बायोगैस का होता है वो मेथेन होता है। और इन्हीं गैसों का जो मिक्सचर है उसी मिक्सचर को बायोगैस कहा गया है। और वह बायोगैस भोजन पकाने में, रोशनी उत्पन्न करने में तथा अन्य ऊर्जा स्रोतों के रूप में उपयोग किया जाता है। यह हमारे पास बायोगैस का यूज है। क्लियर है? धन्यवाद। एक क्वेश्चन है यहां से कि डीएनए के डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में, डीएनए के डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बांड पाया जाता है। और हाइड्रोजन बांड वीक बांड है, हाइड्रोजन बांड वीक बांड है। फिर
तो इतना टाइटली हेल्ड क्यों है? जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टाइटली हेल्ड है जबकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। क्या कारण है इसका? तो इसका आंसर याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड तो है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वह जो है टाइटली हेल्ड है। क्लियर है? एक क्वेश्चन यहां से मैं ऐड कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रावस्था, चाहे प्रावस्थाएं बताइए। व्हाट आर द फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज कौन कौन से हैं? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज हैं। प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज और मेंसेस फेज। और इन चारों फेजों के बारे में अगर आप बेटर जानना चाहते हैं तो एक वीडियो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उस वीडियो को आप पूरा देखिए, आप बड़ी बेटर समझ पाएंगे रिप्रोडक्शन को और आप इस क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएंगे वहां से। आगे देखिएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैं लिखना चाह रहा हूं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन होता है। 5, 6, 7 3 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के होंगे हमारे पास। और लॉन्ग आंसर में पहला क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का वर्णन कीजिए। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का वर्णन कीजिए। शानदार सवाल है, कई सालों में पूछा गया प्रश्न है। और यह संरचना जो है द्विकुंडलित संरचना डीएनए की, वह वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है। वाटसन और क्रिक जो है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को दिए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि डीएनए जो है वह डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के एक दूसरे के ऊपर क्वाइल करने से संरचना बनी है। और इस संरचना में जो डीएनए की मोटाई है वह डीएनए की मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम है। डीएनए का एक हेलिक्स बनने में 34 एंगस्ट्रॉम का लेंथ लगा है। 2 बेस पेयर के बीच की जो दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है और एक हेलिक्स बनाने में 10 बेस पेयर लगे हुए हैं। यह सारी सूचनाएं ऐड किया गया है डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में, और इसका आप स्ट्रक्चर बना देंगे और इन सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा आप बुक के सहारा से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। 6वां क्वेश्चन होगा आपके पास, मलेरिया अथवा ना तथा एआईडीएस पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मलेरिया एंड एआईडीएस। तो मलेरिया के बारे में आपको पहले से बता चुका हूँ, विस्तृत अध्ययन आप इसका कर चुके हैं। एआईडीएस के बारे में भी आप पढ़े हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप इसको तैयार कर लीजिएगा, उस हिसाब से आप इसको एग्जाम में लिखेंगे। और फिर लास्ट क्वेश्चन होगा आपका मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट एक पेपर को देख लिए हैं। देखिए कभी कभी इसमें क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं, अथवा करके भी इसमें क्वेश्चन ऐड होता है, उससे कोई विशेष लेना देना नहीं है। हम इन तरह के क्वेश्चन पर विशेष फोकस करेंगे और आपको ऐसे अधिक से अधिक मॉडल पेपर मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा जिससे आपका एग्ज़ाम बेहतर हो सके। इसके साथ साथ आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी मॉडल पेपर अवेलेबल कराया जाएगा बहुत जल्द। धन्यवाद।